पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेंसडे ने गुड्डी के दिखाए बंगले को ढूंढ लिया था। वो गैरेट गेट्स का बंगला था। उसे वहाँ कई ऐसे सबूत मिल गए थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि राक्षस गैरेट गेट्स के बंगले से जुड़ा हुआ है। वेंसडे ने जेरिको में हड़कंप मचा रहे राक्षस के रहस्य के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन एंड वक्त पर राक्षस के वहाँ आ जाने की वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा। पर बाद में जब वेंसडे शेरिफ को लेकर बंगले में वापस लौटी तो वहाँ मौजूद सारे सबूत मिटा दिए गए थे। यहाँ तक कि जब मेयर को राक्षस के पीछे कौन है ये पता चला तब मेयर को भी रास्ते से हटा दिया गया। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में जेरिको शहर के सभी लोग मेयर के फ्यूनरल में आए हुए थे। आज जोर की बारिश हो रही थी। वेंसडे का दिमाग अभी भी राक्षस के ख्यालों से भरा हुआ था। एक अनजान आदमी वेंसडे को पेड़ की आड़ में छिपकर से देख रहा था। जैसे ही वेंसडे की नजर उस पर पड़ती है वो वहाँ से भागने लगता है। वेंसडे भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो आदमी वेंसडे की नजरों से ओझल हो जाता है। वेंसडे वो कहाँ गया ये देख ही रही होती है कि तभी पेड़ पर छुपकर बैठा वो आदमी वेंसडे की ओर कूदता है। वेंसडे भी काफी फुर्ती से अपनी तलवार उस पर वार करने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसके वार को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर उसे ही बिजली का झटका दे देता है। पर इसके बावजूद भी वेंसडे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वेंसडे के पिता का भाई अंकल फेस्टर था। फेस्टर चोरी डकैती जैसे कई गलत काम कर चुका है, वही उसका पेशा है। अंकल और वेंसडे एक दूसरे के काफी करीब हैं। बावजूद इसके फेस्टर एडम फैमिली पर लगा इकलौता दाग है। वैसे तो फेस्टर बोस्टन शहर जाने वाला था, लेकिन गोमेज ने उसे नेवरमोर में घटी भयानक घटनाओं के बारे में बताया था, इसलिए जाने से पहले वो वेंसडे से मिलने यहाँ आया है। वो वेंसडे से कहता है कि उसे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। वेंसडे उसे छुपने के लिए यूजिन की मधुमक्खियों की झोपड़ी देती है। फेस्टर वेंसडे से उस राक्षस की नस्ल पूछता है। वेंसडे उसे जेवियर की बनाई तस्वीर दिखाती है। फेस्टर उसे बताता है कि ऐसे राक्षसों को हाइड कहा जाता है। वेंसडे उसे बताती है कि नेवरमोर की लाइब्रेरी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वहाँ ऐसी कोई किताब नहीं है जहाँ इस राक्षस का जिक्र हो। तब फेस्टर उसे बताता है कि कई सालों पहले जब गोमेज ने उसे नाइट सेट्स क्लब में छुपाया था तब उसने वहाँ एक छोटी सी तिजोरी देखी थी। उसे लगा था कि उसके अंदर कोई पैसे या गहने होंगे। हालांकि तिजोरी खोलने पर उसे वहाँ एक डायरी मिली जो कि नेवरमोर के फाउंडर नैथेनियल फॉकनर की डायरी थी। नेवरमोर खोलने से पहले नैथेनियल फॉकनर ने सारे आउटकास्ट की जानकारी इकट्ठा की थी। ये सारी जानकारी उसने उस डायरी में लिख रखी थी। ये सुनने के बाद वेंसडे फेस्टर को आज रात नाइट सेट्स क्लब की लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहती है। साथ ही जाने से पहले वो उसे कहती है कि अगर पुलिस ने उसे यहाँ ढूंढ लिया तो उस पर जो इनाम है वो उसे अपने नाम करेगी, जिस पर फेस्टर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे भी उससे यही उम्मीद है। रात में जब सबसे छुपकर वेंसडे नाइट सेट्स लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो वहाँ वो अंकल फेस्टर को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर फेस्टर की जगह जेवियर बाहर आता है। वेंसडे उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जेवियर उसे कहता है कि वो नाइट सेट्स क्लब का सदस्य है, इसलिए उसके बजाय वेंसडे को ये बताना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेंसडे कहती है कि वो राक्षस पर रिसर्च कर रही है। जेवियर वेंसडे से कहता है कि उसने यहाँ की सारी किताबें छान ली, लेकिन उसे यहाँ राक्षस पर लिखी कोई किताब नहीं मिली, जिस पर वेंसडे उस पर शक करने के अंदाज में कहती है उसके होते हुए वो किताब यहाँ हो भी कैसे सकती है। उसकी ये बात जेवियर के दिल को चुभ जाती है। वो वेंसडे से कहता है कि उसे असली दोस्तों की पहचान नहीं है, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही उसके साथ है। एक वो ही था जिसने रोवन से उसकी जान बचाई थी, साथ ही उसकी राक्षस वाली बातों पर भी यकीन किया था। वेंसडे इसके जवाब में उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा जहाँ भी राक्षस होता है वहाँ कहीं ना कहीं से तुम भी पहुँच जाते हो। जेवियर उससे पूछता है कि अगर वो राक्षस है तो उसने अब तक उसे क्यों नहीं मारा, जिस पर वेंसडे कहती है क्योंकि शायद वो उसे पसंद करता है। हालांकि जेवियर वेंसडे से तुम में पसंद करने जैसा है ही क्या कहकर वहाँ से चला जाता है। जेवियर के जाते ही अचानक फेस्टर वहाँ आता है। इसके बाद फेस्टर उसे वो तिजोरी दिखाता है जो एक तस्वीर के पीछे छुपा कर रखी गई थी। थिंक उस तिजोरी को बड़ी आसानी से खोलता है और वेंसडे उसके अंदर रखी डायरी अपने पास रख लेती है। कमरे में पहुंचने के बाद वेंसडे और फेस्टर उस डायरी में हाइड की जानकारी ढूंढने लगते हैं। उस डायरी में हाइड के बारे में लिखा होता है कि हाइड शक्ति धारक इंसान आर्टिस्ट की भांति ही इंटेलिजेंट होता है, साथ ही वो काफी गुस्सैल भी होता है। कोई भी हाइड धारक इंसान शुरू से हाइड नहीं रहता, वो तब तक एक इंसान रहता है जब तक उसके अंदर के हाइड को केमिकल प्रोसेस से या हिप्नोसिस की मदद से जगाया नहीं जाता। हाइड उसे जगाने वाले इंसान यानी अपने मालिक से काफी वफादार रहता है और अपने मालिक की हर गलत काम में उसका साथ देता है। इससे यह बात साबित होती है कि शहर में हो रही हत्याओं के पीछे एक नहीं बल्कि दो लोग हैं, राक्षस और उसका मालिक। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे से बॉटनी टीचर अंदर आती है। फेस्टर उसके अंदर आने से पहले ही कमरे में कहीं छुप गया था। एनिड ने स्कूल के बचे हुए सालों में एक दूसरी लड़की के साथ हॉस्टल में रहने के लिए प्रिंसिपल के पास अर्जी दी थी। बॉटनी टीचर एनिड और वेंसडे के बीच सुलह कराने आई थी। वो उसे समझाते हुए कहती है कि एनिड और उसके बीच एक अनोखा बॉन्ड बन चुका था। हालांकि वेंसडे अपने ही रूखे अंदाज में उसे अकेले ही रहना पसंद है कहकर इस बातचीत को यहीं खत्म कर देती है। अंदर से वो भी जानती थी कि उसे एनिड से लगाव हो चुका था, लेकिन गुड्डी ने उसे अकेले रहने के लिए कहा था। इस वजह से वो ये सब कर रही थी। बॉटनी टीचर
निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जेवियर अपने आर्ट रूम के सामने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा होता है। वो किसी को तुरंत मिलने के लिए कह रहा था। तभी अचानक वेंसडे उसके सामने आती है और उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। पर जेवियर वेंसडे से पहले से ही गुस्सा था। वो उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। वेंसडे ने फेस्टर की मदद से जेवियर की साइकिल पर ट्रैकर लगाया था। इसके बाद फेस्टर और वेंसडे स्कूटर पर सवार होकर उसका पीछा करने निकल पड़ते हैं। आगे जेवियर एक साइकाइट्रिस्ट से जाकर मिलता है और दोनों में कुछ बातचीत होती है। इसके बाद वो साइकाइट्रिस्ट के साथ बैठकर कहीं चला जाता है। वेंसडे का जेवियर ही हाइड है ये शक और गहरा होता जा रहा था। वो तुरंत इस बात से प्रिंसिपल को आगाह करने उसके केबिन में जाती है। हालांकि साइकाइट्रिस्ट वहाँ पहले से ही मौजूद थी। वेंसडे अपने शक को यकीन में बदलने के लिए बातों ही बातों में साइकाइट्रिस्ट से यह बात उगलवाती है कि उसे हिप्नोसिस भी आता है। साइकाइट्रिस्ट को हिप्नोसिस आती है। ये बात सुनकर वेंसडे का शक यकीन में बदल जाता है कि हाइड राक्षस के पीछे जेवियर और साइकाइट्रिस्ट का ही हाथ है, क्योंकि हाइड को जगाने के एक तरीके में हिप्नोसिस भी शामिल है। कॉफी शॉप में यही बात फेस्टर के साथ डिस्कस कर रही होती है कि तभी टाइलर वेंसडे को कॉफी देने आता है। वेंसडे उसकी जान पहचान अपने अंकल से करवाती है। टाइलर की नजर उस डायरी पर भी पड़ती है। वेंसडे उसे बताती है कि जेरिको में हड़कंप मचाने वाले राक्षस को हाइड कहा जाता है। टाइलर भी कहता है कि उस दिन जिसने उस पर हमला किया था वो ऐसा ही था। तभी शेरिफ वहाँ आता है। शेरिफ दोनों को साथ देखकर टाइलर को याद दिलाता है कि उसने उसे वेंसडे से दूर रहने के लिए कहा था। शेरिफ उसे एक पोस्टर चिपकाने के लिए देता है जिसमें एक वांटेड क्रिमिनल की तस्वीर होती है। वो वांटेड क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि अंकल फेस्टर ही है। शेरिफ टाइलर को बताता है कि फेस्टर ने एक बैंक लूटा है। वो टाइलर से पूछता है क्या उसने फेस्टर को कहीं देखा है। हालांकि टाइलर जानते हुए भी मना कर देता है। वेंसडे फेस्टर को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। टाइलर वेंसडे को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। वेंसडे बहाना देकर मना करने की कोशिश करती है, पर टाइलर उसे याद दिलाता है कि पिछली बार वो उसकी वजह से राक्षस के चंगुल में फंस गया था। इस वजह से उसे इस बार उसके साथ डेट पर आना ही होगा। आखिरकार कर्ज चुकाने के लिए ही सही, लेकिन वेंसडे डेट के लिए मान जाती है। टाइलर उसे रात 9 बजे क्रैक स्टोन की गुफा में आने के लिए कहता है। वेंसडे थिंक को डायरी की जिम्मेदारी सौंपती है और डेट के लिए क्रैक स्टोन की गुफा में जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो टाइलर को साफ शब्दों में बताती है कि वो सिर्फ यहाँ उस दिन का कर्ज चुकाने आई है। टाइलर उसे एक गुलाब का फूल देता है और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद वह उसे गुफा के अंदर ले जाता है और उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। टाइलर ने गुफा को काफी अच्छे से सजाया था। उसने वेंसडे की पसंद में ध्यान रखते हुए एक हॉरर मूवी का इंतजाम भी किया था। दोनों साथ में मूवी देखते हैं। गुफा से थोड़ी ही दूर शेरिफ फेस्टर को ढूंढ रहा था और उसे वहाँ फेस्टर की बाइक मिल गई थी। वो बाकी पुलिस वालों को आसपास की जगह अच्छे से छानबीन करने के लिए कहता है। गुफा में मूवी देखने के बाद टाइलर वेंसडे को अपने दिल की बात बताता है। हालांकि वेंसडे उसे आगाह करती है कि वो किसी की मोहब्बत तो क्या दोस्त बनने के लायक भी नहीं है, पर टाइलर उसकी बात को अनदेखा करके कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। वेंसडे भी उसे अंदर ही अंदर चाहने लगी थी। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी शेरिफ दरवाजा खोलकर अंदर आता है। शेरिफ इन दोनों को गुफा में देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह उन्हें जल्दी से वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। वेंसडे के कमरे में एक भयानक दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में पहुँचने पर वो देखती है कि उसके कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तभी खून की बूंदें टपकने की आवाज आती है। किसी ने थिंक को चाकू मारकर बेरहमी से दीवार पर लटकाया था। वो तेजी से थिंक को लेकर अंकल फेस्टर की तरफ भागती है। फेस्टर उसे बिजली के झटके देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी थिंक हिल भी नहीं रहा था। पर वेंसडे उसे कोशिश करते रहने के लिए कहती है। आखिरकार थिंक होश में आ जाता है। वेंसडे उससे पूछती है कि उसे चाकू किसने मारा। थिंक बताता है कि किसी ने उसके पीछे से चाकू मारा था, इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। वेंसडे कसम खाती है कि जिसने भी थिंक के साथ ये सब किया है वो उसे नहीं छोड़ेगी। वेंसडे फेस्टर को शेरिफ उसे ढूंढ रहा है ये बात बताती है और जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। नेवरमोर में पहुँचने के बाद वेंसडे ये सारी बातें प्रिंसिपल को बताती है। साथ ही वो उसे बताती है कि किसी ने उसके कमरे से नेथेनियल फॉकनर की डायरी चुराई है। प्रिंसिपल चौंकते हुए उससे पूछती है कि वो डायरी तो नेवरमोर की गुप्त लाइब्रेरी में थी। प्रिंसिपल कैबिन में मौजूद बॉटनी टीचर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को बताती है कि नेथेनियल फॉकनर ने हाइड राक्षस पर सबसे ज्यादा रिसर्च की थी। वो ये जानना चाहते थे कि हाइड अंधाधुंध खून करते हैं या पूरे अपने होशो आवाज में, लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचते, एक हाइड के हाथों ही वो मारे गए। औरों ने उनकी रिसर्च को जारी रखने के लिए कोशिश की, पर हाइड को काबू में करना काफी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इस रिसर्च को बीच में ही बंद कर दिया और इसी के चलते 30 साल पहले हाइड को नेवरमोर से भी बैन कर दिया गया था। वेंसडे ये सुनकर हैरान थे कि जब प्रिंसिपल को हाइड के बारे में पता था तो उसने शेरिफ को इसके बारे में बताया क्यों नहीं। प्रिंसिपल कहते कि ये सब उसने नेवरमोर को बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर ये बात सामने आ जाती तो शेरिफ नेवरमोर को बंद कर देता। प्रिंसिपल वेंसडे से कहती है कि अगर उसे किसी पर हाइड होने का शक है तो वो उसे तुरंत बताए। हालांकि वेंसडे उसे कुछ भी बताने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल में होती है तब बियंका उसके पास आती है और बताती है उसे मेयर के खून के बारे में कुछ पता चला है। बियंका उसे नाइट
नाइट राइडर्स क्लब की गुप्त लाइब्रेरी में ले जाती है। वहाँ लूकस पहले से ही मौजूद था। लूकस वेडनेसडे के हाथों में कुछ कागज देता है और बताता है कि ये कागज उसने उसके पिता मेयर वोकर के लैपटॉप किए हैं। वो आगे बताता है कि मेयर किसी लॉरेल गेट्स को ढूंढ रहा था। ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक लॉरेल गेट्स कई सालों पहले ही डूबने से मर गई थी, हालांकि उन्हें कभी उसकी लाश नहीं मिली। वेडनेसडे उन कागजों को देखते उसमें लिखा होता है कि गेट्स का बंगला 1 साल पहले 190 साल की बूढ़ी औरत ने खरीदा था। अचानक किसी अनजान वजह से उसकी मौत हो गई थी। मरने से पहले उसने अपनी जायदाद अपनी नर्स के नाम कर दी थी, जिसका नाम है टेरेसा एल्गलाउ। होशियार वेडनेसडे झट से पहचान जाती है कि टेरेसा एल्गलाउ नाम में जो लेटर्स हैं वही लेटर्स लॉरेल गेट्स में भी हैं। ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि नर्स की ही लॉरेल गेट्स है। बियंका वेडनेसडे से पूछती है कि भला लॉरेल गेट्स ने अपना नाम बदलकर अपना ही बंगला क्यों खरीदा। वेडनेसडे उससे कहती है कि यकीनन वो उन सब से अपना बदला लेने आई है जिनकी वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसमें शामिल है मेयर, फोरेंसिक डॉक्टर, वेडनेसडे की फैमिली और पूरा नेवरमोर स्कूल। इसके बाद वेडनेसडे सीधे साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वो साइकेट्रिस्ट को वो छोटी पेटी देती है जो उसे गेट्स के बंगले में मिली थी और उससे उगलवाने की कोशिश करती है कि वही लॉरेल गेट्स है। हालांकि इसका कुछ फायदा नहीं होता। वेडनेसडे उस पर आरोप लगाते हैं कि वो ही लॉरेल गेट्स है और उसी दिन उसी ने मेयर को अस्पताल में जाकर मारा था। वेडनेसडे आगे कहती है कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास अस्पताल में घुसकर ये सब करना काफी आसान है। वेडनेसडे उसे बताती है कि जब वो साइकेट्रिस्ट से मिलने आई थी तब उसने साइकेट्रिस्ट के हाथ में वही फूल देखे थे जो वेडनेसडे को गेट्स के बंगले में मिले थे। हालांकि साइकेट्रिस्ट इन सभी आरोपों को जुटला देती है और किसी पेशेंट को मिलने जाना ही ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। वेडनेसडे उसे रोकते हुए कहती है कि वो जानती है कि साइकेट्रिस्ट जेवियर से मिलने जा रही है। वो ये भी जानती है कि उसी ने जेवियर के अंदर का हाइड राक्षस जगाया है। साइकेट्रिस्ट उसकी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है। वेडनेसडे के जाते ही वो प्रिंसिपल को कॉल करती है और उसे वेडनेसडे की हरकतों के बारे में बताती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो देखने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी हाइड उस पर हमला करता है। उसकी दर्दनाक चीखें फोन पर मौजूद प्रिंसिपल तक भी पहुंचती है। अगले सीन में प्रिंसिपल और वेडनेसडे अस्पताल के बाहर बैठे होते हैं। तभी शेरिफ आकर उन्हें ये खबर देता है कि साइकेट्रिस्ट जिंदा नहीं बच पाई। ये सुनते ही गुस्से से बिलबिलाती वेडनेसडे जेवियर का पर्दाफाश करने वहाँ से निकल पड़ती है। जब जेवियर अपने आर्ट रूम के अंदर जाता है तो वेडनेसडे को वहाँ पहले से मौजूद पाता है। वो उसे वो चाकू देती है जिससे थिंक को घायल किया गया था। जेवियर अपने बचाव में कहता है कि वो माने या न माने लेकिन वो उसके कमरे में नहीं गया था। वेडनेसडे कहती है कि उसे उसकी एक पेंटिंग काफी पसंद आई है और इतना कहकर वो एक पेंटिंग से पर्दा हटाती है। वो साइकेट्रिस्ट की पेंटिंग थी जिस पर हाइड के पंजे के निशान बने हुए थे। वेडनेसडे उसे और भी कुछ चीजें दिखाती है जो कि मेज पर रखी थी, जैसे कि यूजिन का चश्मा और इनहेलर, वेडनेसडे की छुप कर लिए फोटोज और साथ ही साइकेट्रिस्ट का नेकलेस। वो चीजें देखकर जेवियर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। इससे पहले कि वो अपने बचाव में कुछ कह पाता, शेरिफ पुलिस के साथ अंदर आता है और जेवियर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। हालांकि जेवियर बार बार पुलिस से यही कह रहा था कि उसे फंसाया गया है। जब वेडनेसडे अपने कमरे में वापस लौटती है तब उसे एनिड अपने कमरे में दिखती है। एनिड अपना सारा सामान लेकर वापस वहाँ रहने आई थी। वेडनेसडे उसे वापस आने की वजह पूछती है। एनिड कहती है कि जब वो यहाँ नहीं थी तो किसी ने थिंक को चाकू मार दिया था, इसलिए तुम दोनों की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। एनिड फिर से पहले की तरह उन दोनों के बीच टेप लगाने के लिए टेप हाथ में लेती है, पर वेडनेसडे उसे टेप की जरूरत नहीं है कहकर उसे वापस रखने के लिए कहती है। एनिड कहती है कि उसमें और वेडनेसडे में कुछ तो है जिसने उसे वापस वेडनेसडे के पास आने पर मजबूर कर दिया। दोनों में फिर से सारी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं। एनिड उससे टाइलर के बारे में पूछती है। एनिड को थिंक ने वेडनेसडे और टाइलर की डेट के बारे में बताया था। वेडनेसडे उससे कहती है कि पिछली बार किसी ने उनकी डेट को बीच में ही रोक दिया था। एनिड उसे बताती है कि आज टाइलर की लेट शिफ्ट है, इस वजह से वो आज उसके साथ वक्त बिताने के लिए जा सकती है। वेडनेसडे पिछली बार की अधूरी डेट को पूरी करने टाइलर के पास जाती है। टाइलर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। वेडनेसडे का जवाब उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वेडनेसडे को एक विजन दिखाई देता है। वो देखते है कि हाइड साइकेट्रिस्ट को मार रहा है और देखते ही देखते हाइड टाइलर में बदल जाता है। ये देखकर वेडनेसडे के होश उड़ गए थे। वो टाइलर को बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।